नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैलकुलस का आपका लास्ट टॉपिक है। और बच्चों, आपको पता भी होगा कि एरिया अंडर कर्व हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। हमने जेई के क्वेश्चंस कराए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपने जो भी लक्ष्य बनाए हैं उसको ऊपर वाला ज़रूर आपको पूरा करने में हेल्प करेगा। तो आप नई हेडिंग लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये भी आपका हाईली स्कोरिंग है और हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट बोर्ड में कभी कभी दो क्वेश्चन आ जाते हैं। जेई मेन में तो आएंगे ही आएंगे, जे एडवांस में भी आएंगे। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो इसको लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इतना बड़ा ना लिख के DE ही लिखते हैं। DE मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है, पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको हैं, क्या क्या हम लोग इस सिलेबस में पढ़ेंगे, या हमारे सिलेबस में क्या क्या है वो हम बता देते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर टाइप्स में पढ़ने के बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर फॉर्म कर लिए तो सॉल्व करिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन में आपके 3 सॉल्यूशन होते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन आपका होता है सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फिर तीसरा होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। लास्ट होता है सिंगुलर सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। और लास्ट इसमें होता है कि वेरियस मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अभी हम जो कह रहे हैं अगर आप एकदम अनजान हैं तो आपको कम समझ में आ रहा होगा, वो धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं लिख ही देता हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ना है ना। तो सबसे पहले इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी, इन दिस चैप्टर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फिर पढ़ा जाएगा, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर एक तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट टर्म होता है बच्चों, उसको बोलते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? ऑर्डर डिग्री पढ़ने के बाद पढ़ते हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करने आना चाहिए। कभी कभी जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ती है और जब बन जाती है तो उसको सॉल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या है। फिर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोगों को पढ़ना होता है इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दूसरा होता है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। क्लियर? तीसरा होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर फोर्थ है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, ये भी कभी कभी आ जाता है। फिर पांचवा इसमें होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको LDE शॉर्ट में बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? फिर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर सातवां इसमें पढ़ना होता है इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशंस। इतने ये नए नाम हैं, है ना, जिसको कहीं कहीं ये इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिखा जाता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। मेनली हम इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन पे ध्यान देंगे। तो बच्चों, इसमें पहला पॉइंट ये है आपका कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया है कि ऐसे इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 वेयर a not equal to 0 इज नोन एज क्वाड्रेटिक। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल इन्वॉल्व हो, जैसे sin x = ½ या sin² x = 1/4
इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं जिसमें अननोन वेरिएबल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सिमिलरली है डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे इक्वेशंस जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व हो, नॉर्मली डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो, मतलब एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन्होंने है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये मैं प्रॉपर लिखवाऊंगा। टाइप्स में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। फिर ऑर्डर डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। स्पेशली जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं। ये भी एलिमेंट्री है, आगे की चीज़ें पढ़ने के लिए शुरू की चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। वैसे ये जो 5वां पार्ट है ना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 99% ऑफ द क्वेश्चन ये 5वें पार्ट से आते हैं। ये 5 में जो 7 सेक्शन है, सब सेक्शन इन्हीं में से आता है। स्पेशली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस, ये स्पेशली 3 जो होते हैं वो मेन होते हैं। तो हम लोग अब डी ही लिखा करेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से, और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है बच्चों, ये पूरा इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है ना। कई जगह एरिया अंडर कर्व से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा दिया जाता है, वो अपनी चॉइस है, कोई भी पहले बाद में पढ़ सकते हैं। एक बार एओडी कंप्लीट हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद। तो अब हम लोगों का काम है कि एक एक करके इनके बारे में कंसेप्ट देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले आता है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने कहा कि एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी को लिखेंगे। एन इक्वेशन, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called differential equation। क्या हमने सिखाया है? An equation that involves independent variable, dependent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variables is called differential equation। अब कहोगे कि ये तो आपने बता दिया, कुछ और भी बताइए। तो जैसे सबसे आसान एग्जांपल है बच्चों, dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, या इस तरह से लिख सकते हो d2y अपॉन डी एक्स टू प्लस की स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ऐसे आपने देखा भी होगा। या इस तरह से भी हो सकता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस tan ऑफ वाई बाई एक्स। ये सब क्या हैं? इसमें x और y हैं, और आपके मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक चीज़ ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि 2 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। एक होती है जिसको कहते हैं हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, स्पेलिंग देख लीजिएगा। और दूसरी होती है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे ही हमने जितने लिखे हैं वो सब आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स।
अब ये हमारे सिलेबस में वैसे नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए इस तरह का लिखा हो, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल पढ़ते हैं इसको, आप लोगों ने थोड़ा बहुत फिजिक्स में देखा होगा, डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0। पॉइंट टू बी क्लियर। मतलब ये जिसमें जैसे x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएट किए, यहाँ इस तरह से लिखे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हैं, x है, y है, z है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो टर्म होते हैं उसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है और आपको u दिया है, u में x y z हैं, तो फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो y और z को ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट मानते हैं। और इस तरह से जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बनती है उसी को कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और पहले वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी है ना, ये आई है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये सिलेबस में है, ये दिस इज़ नॉट इन सिलेबस, तो इसके बारे में अब डिस्कस ही नहीं करेंगे। मतलब हमें ये पता चल गया कि अब हम लोग जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, एक से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हो गया है ना। ये सब जिसमें डेरिवेटिव ऑफ माने ऐसे इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आप एक लाइन में बोल सकते हो। अब इसी बात पे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अगला जो टॉपिक है वो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर और डिग्री का इंपॉर्टेंस क्या है वो अगले टॉपिक में आपको पता चलेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर यहाँ पे जो बच्चों होता है वो होता है कि जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जैसे कि हम लोग डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं कि वहाँ पे डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की इन्वॉल्व जो है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी को कहते हैं ऑर्डर। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो हाईएस्ट कौन हुआ इन तीनों में? थर्ड डेरिवेटिव, तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। और ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है और ऑर्डर हमेशा नेचुरल नंबर में आएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जिसको डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। मतलब dy बाई डी एक्स के टर्म या कैपिटल dy के टर्म जो हमने बताया था, ऑकरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। और इट इज़ ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड, इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है और नेचुरल नंबर में इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे। अब क्या होगा कि जैसे ऑर्डर आप पहले डिफाइन कर लीजिए, डिफाइन कर लिया आपने, क्योंकि ये कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। डिग्री जब पूछा जाएगा तो तुरंत ऑर्डर पे जाएंगे। ऑर्डर के लिए डिग्री पे नहीं जाने की ज़रूरत है, ऑर्डर के लिए बस ये चेक करना है कि कौन सा डेरिवेटिव हाईएस्ट है। जैसे सेकंड डेरिवेटिव हाईएस्ट है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही हाईएस्ट है dy बाई डी एक्स तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। मोस्टली हम लोगों को सॉल्यूशन में ऑर्डर 1 के ही पढ़ने हैं। अब क्या होता है कि जितने डेरिवेटिव्स हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ आप फंस सकते हैं। पहली बात तो जो डिग्री है वो हमेशा डिफाइन होगी, कभी हो भी सकती है और कभी नहीं भी हो सकती है। आप कहोगे कि कब नहीं होगी और कब होगी, तो अगर आपने जितने डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका है, और हमारा पूरा फोकस जैसे कि हमने बताया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही हो चुका है, तो जितने डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स हैं अगर उन सबके जो पावर हैं, सबकी पावर ध्यान से सुनिएगा, अगर वो होल नंबर या पॉलिनोमियल फॉर्म में है, मतलब नेचुरल फॉर्म में है, या फ्री फ्रॉम रेडिकल या फ्रैक्शनल पावर है, अगर हमने सभी डेरिवेटिव के पावर को फ्रैक्शनल या मतलब उसे रिमूव कर दिया रेडिकल से, मतलब नेचुरल नंबर पावर में कर दिया, जैसे dy बाई डी एक्स दिख रहा है तो उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव दिख रहा है तो उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है तो उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम लोग डिग्री डिफाइन करेंगे। अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी ये होती है बच्चों इसमें कि अगर आप डिग्री डिफाइन कर लेते हो तो कैसे करोगे? तो जब सबको पहले क्या करेंगे, नेचुरल मतलब पहले पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखेंगे सभी डेरिवेटिव्स को, और उसके बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है,
उसी को कहते हैं डिग्री। कुछ क्वेश्चन सॉल्व समझाऊंगा मैं ये लिख के जो बताया हूँ। तो यहाँ पे देखिए वही मैंने लिखा है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, व्हेन ऑल डेरिवेटिव्स आर प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल फॉर्म और फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शनल पावर। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करनी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ऑर्डर तो तुरंत आप लिख दोगे 1। इसको ऐसे लिखा जाए y2, हम लोग तो ये पढ़े ही हैं, और ये y1 + 3 की पावर 1/3, और इधर क्या है y2 की पावर 1/2। समझना इस चीज़ को बच्चों, क्योंकि यहाँ समझ जाओगे तो हमेशा समझ में आएगा। ऑर्डर आप तुरंत लिख दिया करो, ऑर्डर तो भैया हमेशा डिफाइंड है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शनल पावर है 1/2, ये 1/3, तो 3 इधर 2 इधर कर देते हैं। तो इसको y2 की पावर 3 = y1 + 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसको अगर हम ओपन कर भी दें तो y1² + 6y1 + 9, तो ये जो y1 है इसकी पावर होल नंबर हो गई, ये y2 की पावर होल नंबर हो गई। बिल्कुल सही। तो अब हम लोग डिग्री डिफाइन कर सकते हैं और इसकी डिग्री हो जाएगी 3 के इक्वल। क्लियर। एक चीज़ ध्यान रखना, हमें केवल डेरिवेटिव्स के जो पावर है वो नेचुरल नंबर या होल नंबर के फॉर्म में करना है। वेरिएबल से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई वेरिएबल है और उसकी पावर कुछ भी है 2/2, 2/3, 3/2 टाइप का भी हो, तो उससे हमें कोई मैटर नहीं करता। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें y2 = sin ऑफ y1 लिखा है, sin ऑफ dy/dx इसको लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ी बहुत फीलिंग आए। और इस y2 को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ d2i/dx2। ये y2 y1 मैं जानबूझ के लिखा हूँ ताकि कई लोग तो भूल भाल गए होंगे अभी तक डिफरेंशियल कैलकुलस को। तो इसका ऑर्डर बेटा हमेशा डिफाइन होगा 2। लेकिन डिग्री के बारे में अगर बात करते हैं तो क्या सभी डेरिवेटिव्स पॉलिनोमियल फॉर्म में हैं, तो आप कहोगे नहीं है। तो इसको हटाने के लिए इन्वर्स, तो फिर ये फंसेगा, ये फंसेगा, ये फंसेगा, ये फंसेगा, एक्सपेंशन लगा नहीं सकते। तो ऑर्डर नॉट, डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइन या नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हो। और ये तीसरे का तो ऑर्डर ध्यान से देखो, तो ऑर्डर इसका क्या है 2, और डिग्री कितनी है, तो डिग्री भी आपका 2 ही है ना, 2 and 2। तो ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2, इसका ऑर्डर 2, डिग्री 3, इसका ऑर्डर 2 और डिग्री। इत्तेफाक है कि हमने तीनों क्वेश्चन जो लिए हैं वो ऑर्डर 2 वाले हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऑर्डर 2 का ही आएगा, कुछ भी ऑर्डर आ सकता है बच्चों। बस डिग्री के लेकर अलर्ट रहना। डिग्री डिफाइन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जब भी डिफाइन होगी उसके पहले सारे डेरिवेटिव्स अपने पॉलिनोमियल फॉर्म में हो जाएंगे और फिर हम लोग डिग्री डिफाइन करने के कैपेबल रहेंगे। अगर हम उसके पहले की बात करें तो उसके पहले हम लोग डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। नॉट डिफाइन, नॉट अप्लीकेबल, नन ऑफ दीज, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्डर की इंपॉर्टेंस ये है कि आगे चल के हम लोग जब जनरल सोल्यूशन पढ़ेंगे तो पहले नोट कर लीजिए, एक एक करके हम बताते हैं और चीज़ें। आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ऑर्डर सीख गए आप। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री मतलब सभी डेरिवेटिव्स को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख के जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर को ही कहते हैं डिग्री। और वही पावर अगर 1 हो जाए, सारे डेरिवेटिव्स की जो पावर है वो 1 होती है, तो उसी तरह के इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अब होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए तो उसको सॉल्व करने का क्या मतलब होता है। मैंने कहा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया गया है तो उसको सॉल्व करने का जो मतलब है वो क्या है। तो देखो बच्चों, सोल्यूशन मतलब कि उसको सॉल्व करना है। जैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके रूट निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं। जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन, बिल्कुल जो इंटरवल के अराउंड पूछा जाता है, नंबर पूछा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी सॉल्व करने का मतलब हो गया कि जो फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है उस फंक्शन की वैल्यू निकालना। द फाइंडिंग द अननोन फंक्शन विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। मतलब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक फंक्शन मिलेगा जो अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों की, जैसे कोई भी 3 तरह के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है आपका जनरल सॉल्यूशन, है ना, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। दूसरा होता है आपका
पार्टिकुलर सोल्यूशन, पार्टिकुलर सोल्यूशन, और तीसरा होता है आपका, हम यहाँ लिख देते हैं तीसरे को सिंगुलर सोल्यूशन। सिंगुलर सोल्यूशन ये हमारे सिलेबस में उतना हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, ये काफ़ी रेयर है, लेकिन हाँ कहीं क्रिएट होगा तो हम आपको बताते जाएंगे। और इसको लेकर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हम लोग अलर्ट रहते हैं। ये कब रहते हैं, जैसे हम एक आंसर निकाले और उसके अलावा भी कोई ऑप्शन दिया है तो उसको ध्यान रखेंगे कहीं ऐसा ना हो। और इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट ऐसा कोई मेथड नहीं है। जो भी हमें प्रेडिक्टेबल, जैसे हम कहीं x से डिवाइड कर रहे हैं तो एज्यूमिंग दैट x नॉट इक्वल टू 0, y-1 से डिवाइड कर रहे हैं तो y 1 नहीं हो सकता। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 1 क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इस कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब ये डायरेक्ट है, हिट एंड ट्रायल। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उसी के थ्रू हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 6x लिखा है, लेट अस अज्यूम इट शुड बी 6x, या -3 कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं यार, -4 कर दो, है ना। तो अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करें तो dy/dx को क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे कि सर लिखोगे 3x² - 4x + c1। एक बार और इंटीग्रेट करते हैं तो y को लिखेंगे x³ - 2x² + c1x + c2। तो ये जो फंक्शन है वेयर c1 एंड c2 आर कांस्टेंट, ये इसका सॉल्यूशन है। और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है बच्चों, 2 है। और इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो कितने हैं, 2 हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो सेटिस्फाई कर जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें कि क्या ये जो है x³ - 2x² + x + 3, क्या ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा इसको, तो ये आप कहोगे यस कर जाएगा सर। तो हमने क्या किया है, c1 c2 की वैल्यू असाइन कर दिया है। ए सॉल्यूशन विच इज़ फ्री फ्रॉम आर्बिटरी कांस्टेंट, यहाँ पे c1 c2 को हम लोग बच्चों बोलते हैं, हियर c1 एंड c2 आर कॉल्ड आर्बिटरी कांस्टेंट। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा, आर्बिटरी, आर्बिट्ररी बोलते हैं इसको, हम सही से लिख देते हैं इसका। ये आर भी लिखा है आपने, TRARY, आर्बिटरी कांस्टेंट्स, क्लियर। और ये सॉल्यूशन विच इज़ फ्री फ्रॉम आर्बिटरी कांस्टेंट इज नोन एज पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई मैं आपसे पूछूं कि क्या ये बताओ, ये जो है x³ - 2x² + 5x + c2, क्या ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आप कहोगे यस। तो इसको भी हम लोग वैसे पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही बोलते हैं, है ना। जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये होती है बच्चों कि जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर सॉल्यूशन में उतने आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट हैं तो दैट शुड बी कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, अदरवाइज इट कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल और पार्टिकुलर में ये डिफरेंस है। जब भी कहेगा कि पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x निकालो, जब भी कहेगा पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ x निकालो, मतलब हमें कांस्टेंट निकालने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनली प्रॉब्लम में दी जाएगी। और अगर नहीं दी जाएगी तो हम चुपचाप क्वेश्चन को छोड़ आएंगे, अपना माथापंची नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप बस ध्यान रखिए कि जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, ट्रिगो में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हो, उसी तरह से यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। और इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, कभी भी आप भूल नहीं सकते। तो ये होता है कांस्टेंट का इम्पोर्टेंस। आज की क्लास में हम लोग बच्चों स्पेशली इसमें क्या है कि मेनली हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, और एक बार बन जाए तो फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्या बताया हमने, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ये थोड़ा डेफिनेशन वाला टॉपिक था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यही सब चीज़ें आगे बोलता हूँ तो स्टूडेंट तोते गिनने लगते हैं, कहते हैं यार पता ना क्या गिनवा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों, बेसिकली स्पेशली ये होता है कि आप यही सब बातों को ध्यान रखेंगे तो बहुत चिल मारेंगे, और नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर फंस जाएंगे, है ना। ये होता है, और कुछ नहीं होता है मेरे बच्चों, और कुछ भी नहीं होता। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा कि सॉल्यूशन में 3 सॉल्यूशन होंगे, जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में जितने डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी डिफाइंड ऑर्डर है उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे तो जनरल,
अगर हम उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू असाइन कर देंगे तो पार्टिकुलर, और अगर एक दो असाइन करेंगे तो पार्टिकुलर। एनसीईआरटी में वैसे स्पेशली पार्टिकुलर सोल्यूशन मतलब पहला बोलता है। का एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, आप देखोगे तो लिखा है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, तो आप कहोगे 0 होंगे, क्योंकि होंगे ही नहीं। वैसे ये है, लेकिन एनसीईआरटी एक्सट्रीम केस मान के चलता है, जनरल इसको बोलता है, पर्टिकुलर इसको बोलता है। अब जो बोलेगा वहीं अपन को क्या करना है, पढ़ना है। कोई आर्गुमेंट नहीं करना है कि एनसीईआरटी वाला अब उतना माथापंची करेंगे तब तक कॉलेज में जाके करेंगे यार, क्यों अभी हम माथापंची करें, है कि नहीं। अब हम लोग बच्चों सीखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं, और एक बार बन जाएगा तो फिर सॉल्व कैसे करते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो अगला हेडिंग है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा फैमिली ऑफ कर्व्स का हम लोग बनाते हैं। फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब होता है इन्फिनिटली मेनी कर्व्स विच इज शेयरिंग ए कॉमन प्रॉपर्टी, उसी को कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। तो ये लिखा रहेगा लेट ए फैमिली ऑफ कर्व्स, इस तरह का कोई फैमिली ऑफ कर्व्स है जिसमें लिखा है x है, वेरिएबल y है, और c1 है, c2 है, c3 है, अप टू cn है, इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 है, और वेन आपको ये लिखना होगा कि c1 c2 cn, c1 c2 c3 अप टू cn जो हैं आर एन आर्बिटरी कांस्टेंट्स, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स वैसे होने चाहिए। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं स्टेप 1 में, स्टेप 1 डिफरेंशिएट द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। जैसे n आर्बिटरी, जैसे 2 आर्बिटरी कांस्टेंट हैं तो ऑर्डर 2 आएगा, हमने बताया, तो 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा। अगर n है तो n बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, the given family of curves n times with respect to x, where n is number of arbitrary independent constant, arbitrary constants। तो आप इस तरह से क्या होगा कि n रिलेशंस, तो वी गेट n+1 रिलेशंस। अब आप कहोगे सर तो पगला गए, अब ही कह रहे हैं कि n बार डिफरेंशिएट करो तो n रिलेशंस मिलेगा ना यार, तुम n+1 क्यों लिख रहे हो आप। तो कहोगे बेटा यहाँ n मिलेगा, एक ऊपर सिर पे भी तो लिखा है जो फैमिली ऑफ कर्व्स है। अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप्स 2 में, ऑल आर्बिटरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे। तो एलिमिनेट ऑल आर्बिटरी कांस्टेंट्स, है ना, सभी को एलिमिनेट कर देना। और तीसरा स्टेप होता है बच्चों जो एलिमिनेंट है। क्या है, एलिमिनेंट, एलिफेंट की तरह एलिमिनेंट है, मतलब जिससे आर्बिटरी कांस्टेंट अपने गायब है, is required differential equation, required differential equation। समझ में आ गया, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। तो कहोगे सर ये समझ में आ गया कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक आर्बिटरी कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन को गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उस तरह से हमें 2 रिलेशन मिलेगा, और 2 रिलेशन से उस बेचारा आर्बिटरी कांस्टेंट को गायब कर देंगे। एकदम सही सोचा है बच्चों आपने, एकदम सही सोचा है। पेशेंस मार के सोचिए, एक क्वेश्चन बोर्ड में कभी कभार इस पे बेस्ड पूछा जाता है। हम अभी 3 से 4 क्वेश्चन कराएंगे, आप एकदम चिल आउट होने लगेंगे, है ना। तो एक बार अच्छे से पहले लिख लीजिए, स्टेप बताओ। गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स में आर्बिटरी कांस्टेंट का नंबर, अगर किसी के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो हम उसको फिक्स कांस्टेंट मानेंगे। जैसे मान लीजिए ABCD है, ABC के बारे में दिया है तो ऑब्वियसली D हमारा आंसर का पार्ट हो सकता है। जब लिखा रहेगा आर्बिटरी कांस्टेंट तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग जैसे A ही है तो ऑब्वियस मानेंगे कि ये आर्बिटरी कांस्टेंट ही होगा।
क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं निकाल सकते हमेशा। हाँ, पार्टिकुलर सोल्यूशन को डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन से निकालने का तरीका नहीं होता है, पहले हमें जनरल सोल्यूशन निकालना होगा फिर डिफरेंशियल। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो दे देता है, तो उसको क्या करना होगा, सीधे सीधे यार पुट कर देंगे, जो सेटिस्फाई कर जाएगा उसको टिक कर देंगे। यही वाले एक बार दो बार नहीं 3-4 बार बुद्धू बना चुके हैं। पार्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं, कहते हैं कौन सा सोल्यूशन है, तो अरे उठा के सीधे सीधे पुट कर दो क्वेश्चन में, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा उसको टिक कर देंगे। तो क्या मैंने बताया कि पार्टिकुलर सोल्यूशन को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हम लोग, जनरल के वाया जनरल जाएंगे। और अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन डायरेक्टली एग्जाम में आता है तो हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन में पुट करके चेक कर लेंगे, जो जो सेटिस्फाई करेगा उन सब भाइयों को, उन सब ऑप्शनों को टिक कर दिया जाएगा। समझे? नहीं समझे? हैं? क्यों नहीं समझे भाई? इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ तो करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी बात पे करो सब्सक्राइब। कई तो कहते हैं सर अनसब्सक्राइब कर देंगे, अबे सब्सक्राइब करना है ना, कुछ तो करो। तब क्वेश्चन करेंगे तो फील आ जाएगी बच्चों। तो लिखिए क्वेश्चन। देखो अगला है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। जितनी लाइनें हैं जो ओरिजिन से पास हो रही हैं उसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो आप क्या करिए, कोई भी एक जनरल लाइन लिख लीजिए, y = mx, y = mx इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो लेट ए लाइन y = mx वेयर m इज आर्बिटरी कांस्टेंट। सो ऑब्वियसली इसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट हैं बच्चों, एक है सर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हो हियर m इज आर्बिटरी कांस्टेंट, जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। m इज स्लोप। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx = m। अब हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन से m को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से हम उठा के पहले हम पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 आपको मिल जाएगा dy/dx, y = x टाइम्स dy/dx, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx = y/x। तो ये हो गया आपका, यही है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमने स्टेप्स लिखवाया था कि कभी कभी लाइन दी रहेगी, मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स दिया रहेगा, कभी कभी हमें लिखना पड़ेगा। हमने लिखा, इसमें m आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, m को गायब कर दिया, और जो एलिमिनेंट आया उसी को हम कह रहे हैं रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये ऑप्शन में हम लोग टिक करेंगे। मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन है, आप 3-4 करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो उसी रास्ते में आर्बिटरी कांस्टेंट्स गायब हो जाते हैं। कभी कभी होता है ऐसा, हमेशा नहीं, कभी कभी, है ना। तो अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व y = a sin x + b cos x where a and b आर आर्बिटरी कांस्टेंट। स्टार्ट करते हैं। हमने जो सिखाया है आपको उसके बेसिस पे कहोगे सर क्या सिखाया आपने, तो हमने ये सिखाया बच्चों कि इसको a sin x + b cos x मान लेना। कितने आर्बिटरी कांस्टेंट हैं, 2, मतलब हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, तो ये हो जाएगा a cos x - b sin x। एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y/dx2 = -a sin x - b cos x। क्लियर। अब क्या करिए, पहला और तीसरे इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए और इनको ऐड कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 + 3, ऐसे ही आपके सिंपल सा क्वेश्चंस होंगे। तो d2y/dx2
प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, विच इज ए रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? तो आपको इसी तरह से सोचना है, आपको जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिए जाएंगे उतनी बार फैमिली ऑफ कर्व्स को डिफरेंशिएट करना है, उससे आपको हमेशा n+1 रिलेशन मिलेंगे। अगर n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जैसे यहाँ 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 3 रिलेशन, 2 लाए हम लोग, एक पहले से दिया था, तीनों से हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया, ऐसे अगले 2 क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व x² + y² + b² = 1 where a और b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो ये इलिप्स है, ऐसे भी कहा जा सकता है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलिप्स, या फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज सेंटर एट ओरिजिन एंड मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x² / a² + y² / b² = 1, एक इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर 2y dy/dx अपॉन b² = 0। अब देखो यहाँ फ़ायदा ये होता है ना कि हम कांस्टेंट को और वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। y dy/dx अपॉन x = -b²/a²। और यहाँ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट भाई साहब लोग एक तरफ से कल्टी मार लाएगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसा भी एक टेक्निक होता है। तो इसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो y × d2y/dx2 प्लस dy/dx × dy/dx dy/dx का होल स्क्वायर है ना। एकदम पेशेंस मार के आपको करना होगा। y × dy/dx होल डिवाइडेड बाई x² = 0। आप हमने डायरेक्टली लिख दिया है। तो ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ध्यान रखिएगा x केवल पहले 2 टर्म के साथ अटैच्ड है। अपॉन x² = 0 लिखिए। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि y² = 4ax का भी सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं। अगर a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, 2y dy/dx = 4a, और यहाँ से 4a की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। तो y² = 2y dy/dx। तो y इन जनरल पैराबोला के लिए नॉन जीरो होता है, तो y, या ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द, इसमें कैंसिल हो तो अलग बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। y अगर नॉर्मली नॉन जीरो है तो इस तरह से आ जाता है, कैंसिल आउट भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स विच टचेज एक्स एक्सिस विच टचेज वाई एक्सिस एट ओरिजिन, है ना। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले आराम से नोट कर लीजिएगा। देखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन आप खुद कर लेना, मैं इक्वेशंस बना दूंगा। और टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे भी कर सकते हो, एंड सेंटर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या होता है ना बच्चों कि सबसे पहले हमें सर्किल की इक्वेशन को लिखना होता है। तो इस तरह से कोई भी एक बना सकते हैं आप, सेंटर दूसरी तरफ भी दिखा सकते हो। वैसे सब कुछ ए के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये वाई एक्सिस भाई साहब को टच करेगा तो सेंटर a,0 होगा और रेडियस a होगी, ये अंडरस्टूड है, तभी तो ये टच कर पाएगा ना। तो लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल x - a का होल स्क्वायर प्लस y² = a²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + y² - 2ax = 0। अब इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने आ रहे हैं, 1। तो आप कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x + 2y dy/dx = या -2a = 0। तो यहाँ से आपको 2a की वैल्यू मिल गई, या सिंपली a मिल गया बच्चों। आप ऐसे कह सकते हो कि a इज़ x + y × dy/dx। अब इन दोनों से हमें a को गायब करना है, तो यहाँ उठा के पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 x² + y² - 2x × a कितना है, तो x + dy/dx
एक्स प्लस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा ढंग से देखो तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है बच्चों वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। मतलब आगे चल के कभी कभी क्या होता है ना कि ये डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैनिपुलेट करने का ये फ़ायदा है कि अगर किसी स्टूडेंट को अगर इतना रिजल्ट याद है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल टचिंग एक्स वाई एक्सिस एट ओरिजिन है, तो सीधे सीधे वो यहाँ जाएगा और आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेगा। नहीं तो इसको सॉल्व कर, इसको हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, वो आगे चल के मैं बताऊँगा। अगर बाई चांस ये एक्स एक्सिस एट ओरिजिन होता तो आप क्या करते, इस तरह से डायग्राम बनाते, है ना, जो कि एनसीईआरटी में बहुत सारा है। तब इसका इक्वेशन कैसे लिखते, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेम वर्क करते, अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा होता तो तब इसका सेंटर ए मान के इक्वेशन लिख देते, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो समझना बच्चों, ये आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह से का कर सकते हैं, है ना, हमेशा कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। बस हम चाहते हैं कि आप अपने से खुद से प्रैक्टिस करें और एनसीईआरटी के अगले 2 एक्सरसाइज, शुरू के 2 एक्सरसाइज ज़रूर लगाएं। जहाँ तक सॉल्यूशन का सवाल है, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने सोचा है कि उसको एकदम सेपरेट क्लास में रखूँगा। और आपका मान लीजिए 2 क्लास का और है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगली क्लास में हम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, ये 4 कवर करेंगे। उसकी अगली क्लास में आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू लीनियर और आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब कवर करेंगे। और फिर ज्योमेट्रिकल इंटरवल, छोटा सा टॉपिक है, इसमें जब पलक झपकते ही लपक लेंगे आप, तो टेंशन मत लीजिए, एकदम इत्मीनान से करिएगा। जो हम आज बताए हैं उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, स्पेशली फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या किया हमने, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, पॉइंट नंबर 1। फिर हमें एक एक्स्ट्रा हमेशा रिलेशन मिलता है और उस एक्स्ट्रा रिलेशन से हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को गायब कर देते हैं, पॉइंट नंबर 2। और जो एलिमिनेंट होता है उसी को रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्पेशली ये क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान देना। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। अच्छा एक बात बताओ, जैसे टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन हो गया, तो ये कैसे पता चला कि सेंटर आपका एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है? तो कहो कि सर ये डायमीटर तो बनाओगे ना, अगर ये इधर बनाओगे तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ए पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो एडजस्ट कर लेगा बच्चों। कई तो उसके लेकर टेंशन में आ जाते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए कुछ और सोचते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए कुछ और सोचेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको, केवल मेहनत करना है और इत्मीनान से स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और पढ़ाई में व्यस्त रहना है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। तो जल्दी मिलते हैं बच्चों, हैव ए ग्रेट डे।